मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव फाइटर टुडे चैनल से। आज हम सुशील कुमार त्रिपाठी जी से बातचीत करने आए हुए हैं और इनका पद नाम पता करेंगे और क्या संगठन है सारी जानकारी लेंगे। मैं सुशील कुमार त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। जी, आगे आपके संगठन की क्या डिमांड है सरकार से, क्या इस समय चल रहा है, वो सारी जानकारी दीजिए। संगठन की मांगों का तो हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और बहुत दिनों के संघर्ष के बाद 2016 में हमारे विभागाध्यक्ष माननीय राजस्व परिषद से संस्तुति बनी कि कलेक्ट्रेट का कर्मचारी जो है वो लिपिक संवर्ग की कर्मचारी की भांति कार्य नहीं करता है, बल्कि ये जनपद में नेतृत्व प्रदाता का कार्य करता है। तो कलेक्ट्रेट को विशेष प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए और कलेक्ट्रेट कार्मिकों का ग्रेड वेतन उच्चीकृत किया जाए, जिसमें हमारा विभागाध्यक्ष की संस्तुति से प्रशासकीय विभाग राजस्व से भी पास हो गया और हमें फिर जानकारी दी गई कि मैटर जो है वो वेतन समिति को रिफ़र कर दिया गया। हमने वेतन समिति में भी अपने प्रत्यावेदन रखे और अपने तर्कों से तत्कालीन माननीय अध्यक्ष वेतन समिति को संतुष्ट भी किया और हम लोग बहुत संघर्ष करते रहे। तो वर्ष 2019 में शासन ने एक अंतरिम पत्र भी जारी किया कि इस मांग को जो है माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष ले जाया जाना है और आज 2019 से अभी तक वो मांग हमारी मंत्रिपरिषद तक नहीं गई, जिससे हमारे कर्मचारियों में बड़ी हताशा है, बड़ी निराशा है। क्योंकि आप जानते होंगे बड़े संघर्ष के बाद विभागाध्यक्ष किसी चीज़ को औचित्यपूर्ण पाता है तभी उसकी रिकमेंडेशन करता है और विभागाध्यक्ष के रिकमेंडेशन के इतने वर्षों बाद आज तक उसका क्रियान्वयन न होने से कर्मचारी अपने को ठगा महसूस कर रहा है। तो क्या मतलब कि ये जो ओपीएस की हर विभाग हर संगठन की डिमांड रहती है कि ओपीएस दिया जाए, एनपीएस चल रहा है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम लोगों ने एक कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पेंशनर अधिकार मंच बनाया, क्योंकि ये कॉमन मांगे थी और कई संगठनों को जोड़ करके उसमें कई लाख कर्मचारी और शिक्षक साथ में हैं और उसका मैं प्रधान महासचिव भी हूँ और उसकी हमने कई बार आंदोलन किए और रैलियाँ की और ओपीएस से ओपीएस के अलावा सरकारी नौकरी में कोई चार्म नहीं है। हमने कई बार वार्ता के दौरान वहाँ जो है चीफ सेक्रेटरी साहब को भी समझाया। हमने कहा कि ये जो ओपीएस रखी गई थी वो कर्मचारियों की उत्कृष्ट सेवा का पारिश्रमिक था कि वो पूरा जीवन अपना विभाग को देता है। आप समझते होंगे, आप विभागों में आते होंगे और हमारा विभाग तो एक ऐसा विभाग है कि आदमी जब तक सेवानिवृत्त नहीं हो जाता तब तक सब भूल जाता है कि हम किस परिवार से हैं, किस गाँव से हैं, किस देश से हैं। वो अपने इसी शासकीय दायित्वों को निर्वहन करने में उसकी ज़िंदगी बीत जाती है और जब अशक्त होकर के उसे अधिवर्षा आयु पूर्ण कर होने के बाद उसे घर भेजा जाता है और पेंशन नहीं मिलती है तो उसका बुढ़ापा जो है वो बड़ा कष्टदायी हो जाता है और आप यूँ समझिए कि अब पेंशनर से अधिक दिन जीवित ही नहीं रह पाएंगे जो स्थिति रह रही। तो ये मानवाधिकार को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि सरकारों का दायित्व भी है कि अपने नागरिकों की कैसे ही सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करें। अच्छा, हम एक संगठन में कई जगह जाते रहते हैं तो लोग ये कहते हैं कि भाई कि अगर हमारी पेंशन नहीं है तो नेता अपनी भी पेंशन बंद कर दें और क्या नाम है हम भी अपनी डिमांड बंद कर देंगे। अगर वो 5 साल के लिए जो है नेता चुने जाते हैं और पूरा जीवन जो है वो पेंशन लेते रहते हैं 2 बार 3 बार और हम जो है 35 साल 40 साल सर्विस करते हैं, इसके बावजूद भी हमारी पेंशन नहीं है, तो कहाँ तक न्यायोचित है ये? ये बहुत ही न्यायोचित औचित्यपूर्ण मांग है, क्योंकि हमारा देश कहता है कि एक देश एक संविधान। अभी आप कहते हैं अभी 1 नेशन 1 पेंशन होनी चाहिए, तो उसी में सबको, अगर पेंशन बंद हो रही तो सबकी होनी चाहिए, अगर दिया जा रहा तो सबको मिलना चाहिए। इस तरीके से तो आप समाज को भेदभाव कर रहे हैं कि किसी को दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ही गलत है और मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर ध्यान भी देना चाहिए। और जबकि एमपी एमएलए आप समझते हैं कि बहुत ही हर तरीके के मजबूत लोग ही एमपी एमएलए बन सकते हैं। आप वो ज़माना नहीं रहा कि आप जो है किसी भी गरीब तबके के आदमी को अगर एमपी एमएलए बना, क्योंकि आज के इस वातावरण में इतने खर्च होते हैं कि सबके बस का नहीं है राजनीति करना। जो उनको दे रहे हैं जिनके पास सब कुछ भरा पूरा है, आप उन्हें पेंशन दे रहे हैं और जो आदमी कुछ नहीं है जिसके पास, जिसकी आर्थिक स्थिति एकदम से, जैसे अभी आपने कहा कि मतलब जब तक हम लोग नौकरी में रहते हैं तो भूल जाते हैं अपना घर परिवार सारी चीज़ें जो है, और इसके बाद 60 साल के बाद हम किस आसरे पे रहेंगे, तो इस विषय में जो है
सोचने वाली बात तो है ही है। जी, इसके लिए बहुत ही तार्किक रूप से भी मैंने समझाया था अधिकारियों को, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से मैंने समझाया, हमने कहा सर अभी आपको इसका विभत्स रूप नहीं दिख रहा है, क्योंकि पुरानी पेंशन और नई पेंशन दोनों के लोग मिल करके साथ काम कर रहे हैं। और आप ये ध्यान दीजिए कि नौकरी आदमी इसीलिए ईमानदारी से करता था कि उसको आखिरी में कोई दंड ना मिले, कोई उसके साथ कोई गलती ना हो कि उसकी पेंशन रुक जाए। उस पेंशन को लक्ष्य रख करके वो ईमानदारी से कार्य करता था। और इसका विभत्स रूप तब गवर्नमेंट के सामने आएगा जब वो देखेंगे कि एनपीएस वाले गैर जिम्मेदाराना वर्क कर रहे हैं। भाई उन्हें क्या दिक्कत है कि हम इतना जान लड़ाए, जान रहे हैं कि हमें रिटायर होने के बाद कुछ मिलना नहीं है। आप बताइए, हमने शासन में कई बार रिक्वेस्ट किया कि अगर आप वो कहते हैं शासन में लोग कि एनपीएस बहुत अच्छी है, एनपीएस बहुत अच्छी है, मैंने कहा अच्छी है तो सभी को अडॉप्ट करा दीजिए। तो सब तो अडॉप्ट कर नहीं रहे। तीसरी चीज़ ये है कि एनपीएस में पैसा कटता है और ओपीएस में कोई पैसा नहीं कटता था। हमने ये भी कहा कि फिर आप हमें एनपीएस से भी मुक्त कर दीजिए, ना हम ओपीएस में रहें ना हम एनपीएस में रहें। अब आप सोचिए कि जितना पैसा हमारा कटता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अगर उतना पैसा हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन के बराबर पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ मैंने उनसे कहा कि एक गारंटी दे दीजिए, कम से कम मिनिमम पेंशन देने की गारंटी दे दीजिए कि हाँ एनपीएस में इससे कम तो नहीं मिलेगा, इतने मिनिमम गारंटी भी देने को तैयार नहीं। अब वो शेयर मार्केट के ऊपर वो पेंशन रहेगा तो वो पेंशन की क्या महत्व रह जाएगा। किसी को 2000 मिल रहा, किसी को 3000 मिल रहा। आप सोचिए कि अगर आपको हल्की सी बीमारी हो जाए तो मैं समझता हूँ कि 2-3 हज़ार में आप हल्की सी बीमारी का इलाज करा पाते हैं। अब वृद्धावस्था में तो बीमारियाँ घेर लेती हैं, बीमारियों का आक्रमण होता है वृद्धावस्था में। उस समय आप की क्या स्थिति होगी। तो अपने सरकार को, भगवान को भी कोसेंगे कि मैं कहाँ ऐसे जगह पे आप फंस गया जहाँ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी, और जब मैं अब किसी काम का नहीं रहा, मेरी उम्र 60 के ऊपर हो गई, तो मुझे जो है भगवान भरोसे गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। और मेरा एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि इस समय इलेक्शन चल रहा है, तो कई संगठनों से जिनकी रुष्ट थे तो उन्होंने किसी प्रकार से ये कहा कि भाई हम सरकार के पक्ष में नहीं हैं, और इस तरह तमाम बातें चीत हुई जो है। तो आपका अपने संगठन जैसे इलेक्शन चल रहा है तो क्या आप बोलना चाहेंगे कि वोट कैसे करें, क्या करें कि? देखिए, हमारा संगठन बहुत बुद्धिजीवी संगठन है। जी। इसको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती कि आप कहाँ पर वोटिंग करें, और ये मताधिकार जो है वो स्वयं का अधिकार है। जी। जिसका जहाँ पर मत रहे। अब हर आदमी अपने भविष्य के बारे में सतर्क है। जी। ये तो कहने की बात है, लोग अपनी व्हिप जारी कर दें या कहीं कुछ कर दें, मैं समझता हूँ इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी लोग बुद्धिजीवी हैं और अपने हितों को संरक्षित करना जानते हैं, और उसी आधार पर वो वोटिंग करेंगे। रही बात सरकार की नाराजगी या उसकी, तो ये सदियों का रिकॉर्ड आप देख लीजिए। हमारा संगठन कर्मचारी संगठन है, हमारा राजनीतिक दलों से कोई मतलब नहीं रहता। जिसकी भी सरकार रहती है हम उसी से लड़ते हैं। हमारी जो कुछ तकलीफें होती हैं वो सरकार से ही होती है, सरकार से लड़ते हैं, सरकार को अपनी बात बताते हैं। सरकार जो उसमें औचित्यपूर्ण समझती है वो हमें देती है, जो नहीं देती उसके लिए हम पुनः संघर्ष करते हैं। तो इसलिए हम राजनीतिक कोई बात नहीं करते इसमें। और हमारे सब कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, सब बुद्धिजीवी हैं। किसी को बताने की आवश्यकता है कि हमारा हित कहाँ संरक्षित है। जहाँ हित संरक्षित होगा वो वहाँ जाएगा। संगठन के लिए जो आपसे जुड़े हुए संगठन हैं उनके लिए जो है कुछ आप बोलना चाहेंगे जो आपके? हमने सारे संगठन के लोगों से कहा है कि संगठन में एकता बनाइए, एक आवाज़ आनी चाहिए, एक माहौल बनना चाहिए। जैसे आजकल लोग कहते हैं फला संवर्ग हमारे साथ है, फला वो हमारे साथ है। तो एक हम लोगों का सपना है कि हम लोग अपने कर्मचारी और शिक्षकों को ऐसा यूनाइट कर दें कि लोगों को लगे कि कर्मचारी और शिक्षक संगठन भी हमारे साथ है। ये हमारी परिकल्पना है, हम संगठित हो जाएं और संगठित हो करके एक मुश्त में जो भी कार्य करना हो वो अपने हितों की रक्षा के लिए करें। यही संदेश आपका? यही मेरा संदेश है। ठीक, धन्यवाद।